स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और उसका इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो सबसे पहले हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन यानी कि इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और स्टेटमेंट के बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म और फिर ये देखेंगे कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा कि कोई भी चीज़ उस वक्त तक रेस्ट की हालत में रहती है या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। अगर हम उस लॉ को सेकंड लॉ के साथ रिलेट करें तो फर्ज करें कि बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट कर गई। अब फोर्स एक्ट करने के बाद क्या होगा वो हमें न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा, और वो इसकी स्टेटमेंट ये है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि फोर्स की डायरेक्शन में होता है। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेकिन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसकी हम जो है वो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। अ फोर्स अप्लाइड ऑन आ बॉडी, फर्स्ट करें बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है, उससे क्या होगा, प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसका पहला हिस्सा है और इसमें वो क्या कह रहा है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और एक्सेलरेशन चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो उसने डायरेक्शन के बारे में भी बता दिया कि वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दूसरे हिस्से में वो क्या बता रहा है कि दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन फोर्स के लगाने के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ, varies directly with the applied force। ये जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसके साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली टू mass of the object। तो ये है जी हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ की कंप्लीट स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट जो है ये बहुत इजी है, सिर्फ आपने इसको जो है वो मतलब समझना है कि वो इसमें बता क्या रहा है। उसने कहा कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स अप्लाई होने के नतीजे में उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। मतलब ये हुआ कि फर्ज करें कि हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हमने क्या किया कि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दी। अब जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट इसमें वो क्या बता रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो इस चीज़ को जो है वो हम मैथमेटिकली कैसे देख सकते हैं, हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि मैथमेटिकली उसने ये कहा कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। इसका मतलब ये है कि जितना हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही उसमें ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन जितना उस बॉडी का मास बढ़ता जाएगा उतना ही उसमें एक्सेलरेशन हम कम प्रोड्यूस करवा सकते हैं सेम फोर्स लगा के। तो अगर इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करें तो ये आ जाता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम, और यहाँ पे हम m को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो f किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, m a के। अब देखें जहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आए उसको ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा, k,
और यहाँ पे k जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1, तो इसलिए इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास न्यूटन के सेकंड लॉ की सिंप्लीफाइड सी फॉर्म जो है वो आ जाएगी F = ma। तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उस बॉडी का मास है m। उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी फोर्स की डायरेक्शन में, और फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन मास जो है वो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस न्यूटन के सेकंड लॉ की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स लगे और उसके नतीजे में उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो हम उसके ऊपर ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके उसकी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास जो है वो आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम ये देखते हैं कि न्यूटन का जो फेमस थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये हमें क्या बताता है, और उसके बाद ये देखेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो लॉ है, जिसको हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एवरी एक्शन हैज रिएक्शन which are equal in magnitude but opposite in direction। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल सा जो है वो एक लॉ है। फर्स्ट लॉ में हमने ये देखा कि बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट करेगी तो वो रेस्ट की हालत में आ जाएगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। दूसरे लॉ में हमने ये देखा कि जब फोर्स लग जाती है तो उसके बाद क्या होता है, और अब हम ये देखेंगे कि फोर्स लगने के बाद का क्या इफेक्ट है। उसने कहा कि हर एक्शन जो है उसका एक रिएक्शन होता है। एक्शन और रिएक्शन की फोर्स क्या होती है, जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसको एक्शन की फोर्स कहते हैं, तो नतीजतन वो बॉडी भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाती है जवाबन, जिसको हम कहते हैं रिएक्शन की फोर्स। तो वो उन दोनों के बारे में बता रहा है कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होगा, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो इसको हम कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम जो है वो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मास है m1, दूसरी का मास है m2। फर्ज करें कि अगर m1 जो है ये m2 के साथ जाके टकराती है और m1 m2 के साथ जाके टकरा रही है F फोर्स के साथ। अब क्या होगा कि जवाबन m2 भी m1 के ऊपर जो है वो एक फोर्स लगाएगी जब इन दोनों का आपस में कोलिजन होगा। और फर्ज करें कि वो जो जवाबन फोर्स लगा रही है वो किसके बराबर है, F डैश के। आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस जो हैं इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है, बराबर। जितनी फोर्स याद रखें m1 m2 पे लगाएगी, सेम उतनी ही फोर्स m2 भी m1 के ऊपर लगाएगी, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है। लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लिख सकते हैं कि F = -F डैश। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन, ये अगर एक्शन की फोर्स है तो ये वाली जो है वो कौन सी फोर्स होगी, रिएक्शन की। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है, और वो क्या है। नंबर 1 जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये दोनों फोर्सेस, एक्शन एंड रिएक्शन, इनके लगने का जो टाइम होगा वो सेम होगा। मतलब क्या होगा कि फर्ज करें कि ये आपके पास दो बॉल्स हैं, जितने टाइम के लिए एक्शन की फोर्स लग रही है उतने ही टाइम के लिए जो है वो रिएक्शन की फोर्स भी लगेगी। ये नहीं होगा कि एक्शन की फोर्स जो है वो 2 सेकंड के लिए लग रही है तो रिएक्शन की फोर्स जो है वो 4 सेकंड के लिए लगेगी, बल्कि रिएक्शन की फोर्स भी 2 सेकंड के लिए ही लगेगी। दोनों का टाइम जो है वो क्या होगा, सेम होगा।
और दूसरी चीज़ आपने जो इसमें याद रखनी है कि वो ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स डोंट एक्ट ऑन सेम ऑब्जेक्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जिस बॉडी के ऊपर एक्शन की फोर्स लग रही है उसके ऊपर रिएक्शन की फोर्स नहीं लगेगी, बल्कि रिएक्शन की फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगेगी। जैसे फर्ज करिए अगर ये दो बॉल्स हैं हमारे पास, तो एक्शन की फोर्स जो है वो लग रही है बॉल नंबर 2 के ऊपर, लेकिन रिएक्शन की फोर्स जो है वो किसके ऊपर लग रही है, बॉल नंबर 1 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन और रिएक्शन की फोर्स के लगने का टाइम जो है वो सेम होगा, लेकिन एक्शन की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स दोनों ही जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेंगी, वो कभी भी सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट नहीं करती। हमारे पास इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्ज करें कि अगर आप चलते हैं, आप जो है वो अपने पाँव के साथ ज़मीन के ऊपर एक्शन की फोर्स लगाते हैं, जिसके नतीजे में ज़मीन आपको आगे की तरफ मूव करवाती है, तो वो आपके पास रिएक्शन की फोर्स होगी। तो ये आपके पास जो है वो इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझने की। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक्शन और रिएक्शन की फोर्स वाला जो है वो कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। जैसे ये दो बॉल्स वाली मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर ये दो बॉल्स आपस में टकराती हैं, बॉल नंबर 1 जो है वो 2 के ऊपर एक्शन की फोर्स लगाती है, लेकिन बॉल नंबर 2 जो है वो 1 के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। तो ये थे हमारे पास न्यूटन के बाकी के दो लॉज।